सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरडीएक्स नोबल पे। जो हमारा चैप्टर जो चल रहा था हमारे आसपास के पदार्थ, इसके प्रथम वीडियो में हमने जाना कि पदार्थ क्या होते हैं और पदार्थ की अवस्थाएं जैसे कि ठोस, द्रव और गैस, इनके अंदर क्या क्या अंतर होता है, इनके बारे में हमने अच्छे से जाना। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन संभव है और इस अवस्था परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि तापमान और दाब, इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि किस तरीके से पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। तो आइए जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पदार्थ जो होता है वो सामान्यतः तीन अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। जब किसी पदार्थ के बाहरी तापमान और दाब में परिवर्तन किया जाता है तो क्या होता है, उसकी अवस्थाओं में क्या आता है, परिवर्तन आता है। यानी पदार्थ जो है वो अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। जैसे कि कोई ठोस पदार्थ जो है अगर उसको गर्म किया जाए तो वो क्या होगा, अपनी द्रव अवस्था में आ जाएगा। यानी सॉलिड से वो किस स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। इसी प्रकार अगर किसी लिक्विड को अगर गर्म किया जाए, यानी किसी द्रव को गर्म किया जाए, तो वो क्या होगा, अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। और इसका विपरीत, जैसे किसी गैस, कोई पदार्थ अगर अपनी गैसीय अवस्था में है तो उसको ठंडा किया जाए तो क्या होगा, वो अपनी द्रव अवस्था में आ जाएगा। और इसके तापमान में और कमी की जाए तो क्या होगा, ये अपनी ठोस अवस्था में आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यह अवस्था परिवर्तन होता है तो पदार्थ के अंदर क्या बदलाव होता है, इसको हम जानेंगे। और दूसरा कि जब अवस्था परिवर्तन होता है तो पदार्थ के कणों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं। देखिए, जैसे कि कोई पदार्थ जो है अगर वो अपनी ठोस अवस्था में है तो तापमान में वृद्धि करने की वजह से क्या होगा कि एक निश्चित तापमान पे ये पिघलना शुरू हो जाएगा और अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब ये अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो एक चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो तापमान जो है वो नियत बना रहता है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इस बात को हम आगे वाली स्लाइड में और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए अगर कोई ठोस पदार्थ जो है अगर वो अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है एक निश्चित तापमान पे, तो इस अवस्था परिवर्तन को क्या नाम दिया गया है, संगलन। यानी दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं गलन। तो जिस तापमान पे ये घटना घटित होती है उसको ठोस पदार्थ का क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। यानी एक निश्चित तापमान पे ठोस जो है वो अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। अगर कोई पदार्थ अगर द्रव अवस्था में है और उसको गर्म किया जाए, यानी कि उसके तापमान में वृद्धि की जाए, तो एक निश्चित तापमान पे क्या होगा, वो अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। और इस अवस्था परिवर्तन की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, यानी वेपोराइजेशन बोलते हैं इसको। और इसका विपरीत क्या होता है कि अगर कोई पदार्थ अगर गैसीय अवस्था में है उसको ठंडा किया जाए, यानी उसके तापमान में क्या की जाए, कमी की जाए, तो क्या होगा, एक निश्चित तापमान पे क्या होगा, वो पदार्थ गैसीय अवस्था से अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। और इस अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। अगर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है और उसके तापमान में कमी की जाए, यानी उसको ठंडा किया जाए, तो क्या होगा, एक निश्चित तापमान पे पदार्थ अपनी ठोस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। वो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जमना, यानी फ्रीजिंग। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विशेष प्रकार का गुण रखते हैं। जैसे कि आपने कपूर को देखा होगा, कपूर की जो गोली होती है उसमें क्या है कि वो तापमान वृद्धि होने पर अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए होने की बजाय सीधे ठोस अवस्था से क्या होता है, वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें अवस्था परिवर्तन ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में हो जाता है। तो इस प्रकार के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। अच्छा, अगर कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में है और उसको ठंडा किया जाए तो वो अपनी द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ही अगर वो अपनी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण, यानी डेपोजिशन। अच्छा, जब यह अवस्था परिवर्तन होता है तो पदार्थ के अंदर कौन से परिवर्तन होते हैं। तो एक परिवर्तन क्या होता है कि पदार्थ के जो कण जो रहते हैं उनके बीच की दूरी जो होती है उसमें परिवर्तन आता है, यानी दूरी कम या ज्यादा होती है। और दूसरा क्या होता है, कणों की ऊर्जा जो होती है उनमें परिवर्तन आता है। और तीसरा परिवर्तन क्या आता है, कणों की स्थिति जो रहती है उसमें भी परिवर्तन आता है।
जैसे कि कोई पदार्थ अगर ठोस अवस्था में है तो अगर उसके तापमान में हम वृद्धि करें तो वो क्या होगा, एक निश्चित तापमान पे क्या होगा, अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। तो इस तापमान की वृद्धि की वजह से क्या होगा, ये ये जो कण जो ठोस के अंदर पास पास रहते हैं, यानी इनके कणों के बीच की दूरी ठोस अवस्था में क्या रहती है, बहुत ही कम रहती है। लेकिन जैसे ही ये पदार्थ अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित होंगे तो क्या है, इनके कणों के बीच की दूरी क्या है, बढ़ जाएगी। यानी कोई पदार्थ अगर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उनके कणों के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी प्रकार कोई पदार्थ अगर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तब भी ये दूरी और ज्यादा बढ़ जाती है। यानी जैसे जैसे हम ठोस से गैस की तरफ जाएंगे तो कणों के बीच की दूरी क्या है, बढ़ती चली जाएगी। इसी प्रकार कणों की ऊर्जा की बात करें तो जो ठोस जो रहते हैं उनमें कणों के अंदर ऊर्जा जो रहती है वो कम रहती है, यानी इनके अंदर गतिज ऊर्जा जो रहती है वो बहुत ही कम रहती है। तो जैसे ही हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो जो हम हीट इसको देंगे यानी उष्मा जो देंगे उसके चलते क्या होगा, इनके पदार्थों की जो इस पदार्थों के कणों की जो ऊर्जा है वो क्या है, उस स्तर पे पहुंच जाएगी। यानी कणों की गतिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। और अगर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है और उसको गर्म किया जाए तो क्या होगा, उसके कणों की गतिज ऊर्जा और ज्यादा बढ़ जाएगी और ये क्या होगा, गैसीय अवस्था में चला जाएगा। अच्छा, कणों की स्थिति की बात करें तो जो ठोस जो रहते हैं उनके अंदर ये कणों की जो स्थिति रहती है वो निश्चित रहती है। और जैसे जैसे हम ठोस से द्रव और द्रव से गैस की तरफ बढ़ते हैं तो ये इन कणों की जो स्थिति रहती है इसमें अनिश्चितता आ जाती है। अब हम ये समझेंगे कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है या फिर ठंडा किया जाता है तो उस पदार्थ में अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से होता है, यानी तापमान क्या प्रभाव डालता है उस पदार्थ पे, ताकि वो पदार्थ जो है वो अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए जानते हैं। जैसे मान लो कि कोई पदार्थ अगर ठोस अवस्था में है तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, एक निश्चित तापमान ऐसा आएगा, जब हम इसको गर्म करेंगे तो एक निश्चित तापमान ऐसा आएगा, उस तापमान पे क्या है, ये ठोस जो है अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम उसको और गर्म करना जारी रखते हैं तो उसके तापमान में कोई वृद्धि नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सिद्धांत है, इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि ये किस वजह से होता है। तो देखो यहाँ पे एक गुप्त उष्मा का सिद्धांत लागू होता है। ये गुप्त उष्मा क्या होती है तो समझिए। जैसे कि यहाँ आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो कि एक बीकर के अंदर कुछ बर्फ के टुकड़े रखे हुए हैं और यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा हुआ है और नीचे एक बर्नर लगा हुआ है। जब बर्नर की सहायता से इस बर्फ को गर्म किया जाता है, गर्म करने का मतलब क्या है कि हम इसको क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। तो जब हम इसको शुरुआत में जो ऊष्मा देंगे तो हम देखेंगे कि इसके तापमान में धीरे धीरे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। शुरुआत में अगर इसका तापमान -5 डिग्री है तो धीरे धीरे इसका तापमान क्या है, बढ़ता चला जाएगा। यानी -5 से -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा। लेकिन हम देखेंगे कि 0 डिग्री पे ये तापमान पे ये जो वृद्धि जो है वो आकर के रुक जाएगी। ऐसा इस वजह से होता है कि इस तापमान पे क्या होता है कि ये जो बर्फ जो है इसका अवस्था परिवर्तन शुरू हो जाता है। यानी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन जो होता है वो एक क्या होता है, निश्चित तापमान पे होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और अच्छे से समझ लेनी है। यानी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन जो होता है वो एक निश्चित तापमान पे होता है और इस तापमान को भी एक नाम दिया गया है। अगर ठोस अगर अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो जिस निश्चित तापमान पे ये अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है उसको क्या कहते हैं, उसका गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, गलनांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो जब हम इस बर्फ को गर्म करेंगे तो शुरुआत में क्या होगा, धीरे धीरे इसका तापमान क्या है, बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही तापमान 0 डिग्री पे पहुंचेगा तो उसके बाद ये तापमान में वृद्धि रुक जाएगी और यहाँ पे क्या होगा कि ये बर्फ जो है वो अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। और ये जो जब तक ये बर्फ जो है वो अपनी पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं हो जाती तब तक तापमान जो है वो 0 डिग्री ही बना रहता है। तो इस दौरान जो भी हम इसको हीट देंगे यानी जो भी हम इसको उष्मा देंगे वो क्या है, वो एक तरीके से इस अवस्था परिवर्तन में छुप जाएगी। तो इसीलिए जो भी उष्मा इस अवस्था परिवर्तन के रूप में जो उपयोग में होगी उसको क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। इस गुप्त उष्मा के सिद्धांत को हमने एक वीडियो के माध्यम से
अच्छे से समझा है, तो आप वहां से आप इसको गुप्त ऊष्मा के सिद्धांत को अच्छे से समझ लेना। वो वीडियो जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से उसको अच्छे से देख लेना। तो गुप्त ऊष्मा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आप बड़ी क्लासों में भी अगर आगे चल के साइंस को पढ़ते हो या फिर अपनी साइंस में समझ और अच्छी बनाना चाहते हो, तो वहां से आपका गुप्त ऊष्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो आंतरिक रूप से उसके अंदर क्या घटित होता है? जैसे कि कोई पदार्थ जो है अगर वो अपनी ठोस अवस्था में है, तो तापमान की वृद्धि की वजह से क्या होगा कि जो उसके कण जो हैं सामान्यतः जो क्या रहते हैं, पास पास में रहते हैं। क्योंकि ठोस पदार्थ जो रहता है उनके कणों के बीच में आकर्षण बल जो रहता है वो क्या रहता है, उच्च कोटि का रहता है। इस इसकी वजह से ये पास पास में रहते हैं, यानी कणों के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। लेकिन जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे यानी इसके तापमान में वृद्धि करेंगे, तो ये तापमान की वृद्धि के चलते क्या होगा, इन कणों की गतिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। और कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि की वजह से क्या होगा कि ये कण जो है कंपन करने लगेंगे। और एक अवस्था ऐसी आएगी कि जब क्या होगा कि ये जो कण जो हैं वो बहुत तेज गति से कंपन करने लगेंगे, और इन इन कणों के बीच में जो आकर्षण बल जो था उसकी सीमा को ये क्या कर जाएंगे, पार कर जाएंगे, यानी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और जब ये स्थिति आती है तो पदार्थ जो होता है वो अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। यानी कोई पदार्थ अगर ठोस अवस्था में है तो अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। और ये जो परिवर्तन जो होता है वो एक निश्चित तापमान पे होता है। इसको ग्राफ के माध्यम से हम और अच्छे से समझेंगे। जैसा कि अभी तक हमने समझा कि किसी पदार्थ को गर्म या ठंडा किया जाता है तो उसका अवस्था परिवर्तन जो होता है वो एक निश्चित तापमान पे होता है। और ये जो निश्चित तापमान जो होते हैं इनको अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, और संघनन यानी द्रवनांक यानी कंडेंसेशन पॉइंट। तो ये गलनांक क्या होता है किसी पदार्थ के लिए, जैसे कि कोई पदार्थ अगर ठोस अवस्था में है तो अगर उसको गर्म किया जाए तो वो एक निश्चित तापमान पे क्या है, अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। तो जिस निश्चित तापमान पे ठोस अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे कि कोई पदार्थ है वो अगर ठोस अवस्था में है तो जब हम उसको गर्म करेंगे तो शुरुआत में क्या है, उसका तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन लेकिन एक निश्चित तापमान पे आकर के वृद्धि जो है वो रुक जाएगी। जैसे कि बर्फ की बात करें तो शुरुआत में अगर उसका तापमान -4 या -5 डिग्री है, तो जब उस बर्फ को हम गर्म करेंगे तो शुरुआत में उसका तापमान बढ़ेगा, लेकिन 0 डिग्री तापमान पे आकर के ये वृद्धि जो है वो रुक जाएगी। और इसके बाद हम इसको अगर गर्म करना जारी रखते हैं तो जो भी हम इसको उष्मा देंगे वो क्या है, इसकी अवस्था परिवर्तन में काम में आ जाएगी। यानी इस तापमान पे क्या है, ये बर्फ जो है ये पिघल के अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाएंगी। तो इस दौरान जो भी हीट हम इसको देंगे उसी को क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। और ये अवस्था परिवर्तन एक निश्चित तापमान पे होता है। तो जिस तापमान पे कोई ठोस पदार्थ जो है वो अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उसका गलनांक कहते हैं। और इसका विपरीत क्या होता है, अगर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है तो जिस निश्चित तापमान पे वह अपनी ठोस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उसका हिमांक बिंदु कहते हैं या कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, क्वथनांक क्या होता है, अगर कोई पदार्थ अगर द्रव अवस्था में है अगर उसको गर्म किया जाए यानी उसके तापमान में वृद्धि की जाए तो एक निश्चित तापमान पे क्या है, ये वृद्धि रुक जाएगी। जैसे कि पानी की बात करें तो पानी जो है वो 100 डिग्री तापमान पे क्या है, अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो जब हम पानी को गर्म करेंगे तो उसका तापमान जो है वो मैक्सिमम 100 डिग्री तक तो हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन जैसे ही तापमान 100 डिग्री पे पहुंचेगा तो ये तापमान में वृद्धि जो है वो रुक जाएगी। और अगर अभी भी हम इसको गर्म करना जारी रखते हैं तो क्या होगा, ये अपनी द्रव अवस्था से यहाँ पे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो जिस तापमान पे कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। और इसका विपरीत क्या है कि जब किसी पदार्थ जो कि गैसीय अवस्था में है और उसको ठंडा किया जाए तो जिस तापमान पे वह अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है उसे क्या कहते हैं, संघनन या द्रवनांक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं। अभी तक हमने समझा कि किसी पदार्थ का गलनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है और संघनन बिंदु या फिर कहें कि द्रवनांक क्या होता है। अब इनकी हम परिभाषा
को भी अच्छे से जान लेते हैं कि इनकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, किसी पदार्थ का गलनांक क्या होता है। अगर कोई पदार्थ जो है अगर वो ठोस अवस्था में है तो ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, गलन यानी मेल्टिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में मेल्टिंग, और इसी को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। तो ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। तथा जिस निश्चित ताप पर यह होता है उसे क्या कहते हैं, उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसी को अगर केल्विन में बताएं तो कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है। गलनांक, गलनांक क्या बताता है, हमें यह बताता है कि ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। यानी अगर कोई ठोस पदार्थ जो है, जैसे कि कोई ए पदार्थ जो है अगर उसकी तुलना बी पदार्थ से करें, मैं ये कहता हूं कि ए जो पदार्थ है उसका गलनांक जो है वो उच्च है। इसका अर्थ ये हुआ कि ए पदार्थ के जो कण जो हैं उनके बीच में आकर्षण बल जो है वो बी की तुलना में क्या है, ज्यादा है। यानी जितना ज्यादा गलनांक रहेगा किसी पदार्थ का, उसके कणों के बीच में आकर्षण बल क्या रहेगा, उतना ही ज्यादा रहेगा। अच्छा, किसी पदार्थ का हिमांक क्या होता है, जब किसी पदार्थ को उसकी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदला जाता है तो इस अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग यानी हिमीकरण कहते हैं या फिर जम जाना। तथा जिस निश्चित ताप पर द्रव ठोस में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उसका हिमांक कहते हैं यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो किसी पदार्थ का हिमांक व गलनांक जो होता है वो प्राय बराबर होता है। जैसे कि बर्फ जो है वो 0 डिग्री तापमान पे गर्म करने पे क्या है, 0 डिग्री तापमान पे क्या है, अपने द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार पानी जो होता है उसको अगर ठंडा किया जाए तो वो भी 0 डिग्री तापमान पे क्या है, अपनी ठोस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। अच्छा, किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट जिसे कहते हैं वो क्या होता है। तो जब किसी पदार्थ को द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदला जाता है तो इस अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वाष्पीकरण, यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। तथा जिस निश्चित तापमान पर द्रव गैस में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कहते हैं। इसी प्रकार संघनन बिंदु क्या होता है या फिर कहें कि द्रवनांक क्या होता है। तो किसी गैस या वाष्प का द्रवीकरण क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। यानी जब कोई गैस या कोई पदार्थ अगर गैस अवस्था में है और उसको ठंडा किया जाए यानी उसके तापमान में क्या की जाए, कमी की जाए, तो जिस निश्चित तापमान पे ये अपनी गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, संघनन बिंदु कहते हैं। किसी पदार्थ का क्वथनांक और संघनन बिंदु प्राय क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि पानी जो होता है वो 100 डिग्री तापमान पे उबलना शुरू हो जाता है, यानी 100 डिग्री तापमान पे वो क्या है, अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, यानी इसका क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री। इसी प्रकार जो पानी से बनी हुई जो भाप जो है अगर उसको ठंडा किया जाए तो 100 डिग्री तापमान पे क्या होगा, वो अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाते हैं। यानी किसी पदार्थ का प्राय क्वथनांक और उसका संघनन बिंदु जो रहता है वो क्या रहता है, समान रहता है। अब हम जानेंगे कि किसी पदार्थ के बाहरी दाब में परिवर्तन करते हैं तो क्या उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। तो देखिए, जैसे कि पदार्थ अगर ठोस अवस्था में है तो बाहरी दाब में परिवर्तन करने की वजह से उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, और यही द्रव के साथ भी है। द्रव में भी क्या है, बाहरी अवस्था में परिवर्तन करने से सामान्यतः कोई अवस्था परिवर्तन नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस और जो द्रव जो रहते हैं उनमें संपीड़ितता का गुण जो रहता है वो बहुत ही कम रहता है। लेकिन अगर कोई पदार्थ अगर गैसीय अवस्था में है और गैस को यानी बाहरी दाब को बढ़ाया जाता है तो गैस के जो कण जो हैं जो सामान्यतः क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। तो जब हम इस पे प्रेशर डालेंगे तो ये कण क्या है, पास पास में आ जाएंगे, और प्रेशर के चलते ये इतने पास पास में आ जाते हैं कि ये अपनी द्रव अवस्था में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। यानी किसी गैस को अगर प्रेशर से दबाया जाए तो क्या होगा कि वो अपनी द्रव अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि आपने गैस सिलेंडर को देखा होगा, जो एलपीजी गैस सिलेंडर रहता है उसके अंदर क्या रहता है कि जो एलपीजी जो गैस रहती है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसको बहुत ही हाई प्रेशर पे उस सिलेंडर में भर दिया जाता है। तो इस प्रेशर के चलते क्या होता है कि उसके जो गैस के कण जो है वो इतने पास पास में आ जाते हैं कि वो अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं।
तो अगर आप इसको सामान्यतः अगर घर में रखा जो गैस का सिलेंडर है उसको अगर वो भरा हुआ है तो आप उसको अगर हिला के देखोगे तो आपको लगेगा कि जैसे उसमें कोई तरल पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है, तो जब हम इस प्रेशर को फिर से हटाते हैं यानी प्रेशर को रिलीज करते हैं तो क्या है कि ये पदार्थ जो है जो प्रेशर की वजह से अपनी द्रव अवस्था में आ गया था, प्रेशर हटाने से ये फिर से अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन और दाब से संबंधित अन्य प्रभावों की बात करें तो क्या है कि अगर हम किसी पदार्थ को गर्म या ठंडा करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि वो एक निश्चित तापमान पे क्या होता है, अपनी दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूं ठोस पदार्थ जो है वो एक निश्चित तापमान पे अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है और इस निश्चित तापमान को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो अगर हम तापमान में जो भी हम परिवर्तन कर रहे हैं उसके साथ अगर हम दाब को भी परिवर्तित कर दें, बाहरी दाब में परिवर्तन कर दें, तो क्या ये जो निश्चित तापमान जो है जिसपे ये पदार्थ जो है अपनी दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, क्या इसके मान में भी कोई फर्क पड़ेगा? तो देखिए, जो ठोस गलने पर आयतन में बढ़ते हैं यानी जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था पे आने पर फैल जाते हैं, उनमें बाहरी दाब के परिवर्तन से क्या होगा, अगर बाहरी दाब को बढ़ा दिया जाए तो जो उनका गलनांक जो है वो सामान्य से क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। अच्छा, जो ठोस पदार्थ गलने पर क्या है, सिकुड़ते हैं जैसे कि बर्फ, तो इनमें बाहरी दाब बढ़ाने से क्या होगा, इनके गलनांक में क्या आएगी, कमी आएगी। जैसे कि पहाड़ों पे जमी हुई जो बर्फ जो है वो धरातल पे जमी हुई बर्फ से उच्च तापमान पे क्या है, पिघलती है। इसका कारण क्या है कि पहाड़ों के ऊपर जो वायुमंडलीय दाब जो रहता है वो क्या रहता है, निम्न रहता है और धरातल पे क्या रहता है, वायुमंडलीय दाब ज्यादा रहता है। वायुमंडलीय दाब ज्यादा रहेगा, इसके चलते क्या होगा कि बर्फ जो है वो कम तापमान पे ही क्या है, अपने पिघलना शुरू हो जाएगी यानी उसका गलनांक क्या हो जाएगा, कम रहता है धरातल पे। अगर तुलना करें हम पहाड़ों पे जहां पे वायुमंडलीय दाब क्या रहता है, कम रहता है, यानी बाहरी वायुमंडल के दाब में कमी या फिर वृद्धि करने की वजह से क्या होता है, गलनांक के जो मान है उसमें क्या आता है, परिवर्तन आता है। इसी प्रकार ये परिवर्तन जो होता है पदार्थ के क्वथनांक में भी आता है। जैसे कि कोई पदार्थ जो है वो एक निश्चित तापमान पे क्या है, अपनी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो इस निश्चित तापमान को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं उस पदार्थ का। तो अगर हम तापमान में कमी और वृद्धि के साथ में अगर हम दाब में भी परिवर्तन कर दें, यानी जैसे कि कहें कि दाब में अगर बाहरी दाब को अगर हम कम कर दें तो क्वथनांक जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी वो कम क्वथनांक पे अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम बाहरी दाब को बढ़ा दें तो क्या होगा, उसके क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जैसे कि इसी एग्जाम्पल को ले हम, अगर हम पानी को अगर धरातल पे उबालें और इसी पानी को हम पहाड़ों पर उबालें तो क्या होगा, तो पहाड़ों पे जो पानी है वो धरातल की बजाय कम तापमान पे क्या है, उबलना शुरू हो जाएगा, यानी वो अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। सामान्यतः जैसे 100 डिग्री तापमान पे क्या है, पानी जो है वो उबलना शुरू हो जाता है और अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। लेकिन पहाड़ों पे जहाँ की क्या है कि वायुमंडलीय दाब कम रहता है तो इसके चलते क्या होगा, इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी 100 डिग्री से कम तापमान पे ही क्या है, अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। बाहरी दाब बढ़ने से क्वथनांक में जो परिवर्तन है, जैसे कि क्वथनांक क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आप हमारे घरों में यूज होने वाले प्रेशर कुकर से भी ले सकते हैं। तो सामान्यतः जैसे आपको पता है कि पानी जो है वो 100 डिग्री तापमान पे क्या है, उबलना शुरू हो जाता है और अपनी वाष्प अवस्था में आना शुरू हो जाता है। और अगर हम पानी को गर्म करें तो उसका मैक्सिमम जो तापमान जो रहेगा वो 100 डिग्री रहेगा। इससे ज्यादा तापमान पे क्या है, अपनी ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रेशर कुकर में अगर हम किसी पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसका तापमान 100 डिग्री से भी ज्यादा पॉसिबल है। ऐसा किस लिए होता है, ऐसा होता है इसके अंदर जो प्रेशर बनता है उसके चलते। प्रेशर की वजह से क्या होता है कि क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे सामान्यतः क्वथनांक क्या रहता है, पानी का 100 डिग्री रहता है, लेकिन प्रेशर बढ़ने की वजह से क्वथनांक जो क्या है वो उच्च हो जाता है। पदार्थ के अवस्था परिवर्तन से संबंधित दाब के एक अन्य प्रभाव की बात करें तो उसे क्या कहते हैं, पुनर्हिमायन। ये पुनर्हिमायन क्या होता है, देखिए, हिमायन का अर्थ होता है जमना और पुनर्हिमायन का मतलब फिर से जम जाना। जैसे कि कोई पदार्थ अगर ठोस अवस्था में है तो उस पर जब हम प्रेशर डालते हैं तो क्या है कि कुछ समय के लिए वो अपनी
द्रव अवस्था में आ जाता है। और जब हम इसमें लगाया गया दाब हटाते हैं तो ये फिर से क्या है, अपनी ठोस अवस्था में आ जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, पुनर्हिमायन कहते हैं। ये किस प्रकार से होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम बर्फ के दो टुकड़े लें और उनको पास पास में रख करके और दोनों तरफ से अगर हम उसको दबाएंगे तो क्या होगा कि हम देखेंगे कि बर्फ के जो दोनों टुकड़े हैं वो एक दूसरे से सही तरीके से आपस में चिपक गए हैं। ऐसा किस वजह से होता है, जब हम बर्फ के टुकड़ों को दोनों तरफ से दबाते हैं तो जो हिस्सा एक दूसरे के टच में आएगा, इन हिस्सों पे क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। और प्रेशर यानी कहें कि दाब की वजह से क्या होगा, इनका गलनांक क्या है, कम हो जाएगा। यानी जैसे कि मान लेते हैं कि बर्फ जो थी इसका सामान्यतः तापमान जो था -4 डिग्री था, और दबाव डालने की वजह से जिस हिस्से पे दबाव पड़ा उस हिस्से का गलनांक क्या हो गया, कम हो गया। यानी यहाँ का गलनांक कम हो गया, यानी कम तापमान पे ये क्या है, गलने लगेगी। तो ये अपनी द्रव अवस्था में आ जाएगी। और जैसे ही हम ये लगाया गया दाब फिर से हटाएंगे तो ये द्रव जो है वो फिर से क्या है कि चूंकि आसपास की बर्फ जो है उसका तापमान क्या है कि सामान्यतः जो बर्फ रहती है उसका गलनांक क्या रहता है, 0 डिग्री, और उससे क्या है, कम ही है। तो ये इससे इसके चलते क्या होगा, ये फिर से ये जो बीच में जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया था इसका कुछ भाग, ये फिर से क्या है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। यानी हम देखेंगे कि बर्फ के जो टुकड़े हैं वो आपस में फिर से चिपक जाएंगे। आप इसको दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो कि जैसे कि अगर आप बर्फ की एक सिल्ली लो और उसके ऊपर एक तार रखो और तार को दोनों तरफ से बाहर से बांध दो, तो क्या होगा, आप देखोगे कि धीरे धीरे तार जो है वो अंदर बैठता हुआ चला जाएगा, और जिस हिस्से से तार नीचे गुजर जाएगा उस हिस्से में फिर से पुनः बर्फ बन जाएगी। ऐसा इस वजह से होता है कि जैसे हम शुरुआत में जब हमने इसके ऊपर तार रखा और उसको दोनों तरफ से वजन से लटका दिया, उसके दोनों तरफ क्या है, वजन लटका दिया, इसके चलते क्या होगा कि जिस हिस्से से तार इस बर्फ को छुएगा वहां पे क्या होगा कि ये क्या डालेगा, दबाव डालेगा। और दबाव डालने की वजह से क्या होगा कि इस बर्फ का क्या होगा, गलनांक क्या है उस हिस्से का कम हो जाएगा। गलनांक कम होने से वो अपनी द्रव अवस्था में आ जाएगी। और जैसे ही ये वायर जो है वो नीचे की तरफ धसता हुआ चला जाएगा तो ऊपर का हिस्से में क्या है, ये दबाव क्या है, कम हो जाएगा। तो ये फिर से अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। और आप देखोगे कि ये बर्फ में से ये तार जो है वो पूरा नीचे निकल जाएगा, लेकिन बर्फ जो है वो फिर से अपनी उसी अवस्था में आ जाएगी जिस अवस्था में ये पहले थी। तो इस घटना को क्या कहते हैं, पुनर्हिमायन कहते हैं। हिम मिश्रण या कहें कि फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है, जब किसी एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की अशुद्धियां मिला दी जाती है तो सामान्यतः उसके गलनांक या फिर कहें कि हिमांक में क्या हो जाता है कि मान में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि पानी जो है अगर उसमें नमक को मिला दिया जाए तो पानी जैसे कि आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो नमक की वजह से क्या होगा, पानी का जो हिमांक बिंदु है वो 0 डिग्री से घट के क्या हो जाता है, लगभग -22 डिग्री तक पहुंच जाता है। और इसी हिम मिश्रण का उपयोग करके गर्मियों के दिनों में क्या है, जो आइसक्रीम या फिर कुल्फियां जो जमाई जाती है वो इसी का उपयोग करके जमाई जाती है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किस वजह से होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। इसी प्रकार से हम आगे वाली वीडियो में जो हमारा अध्याय जो है हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें बचा हुआ जो पार्ट है उसको जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।